गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। साध्य पीएससी एकेडमी में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा महामैराथन का सेशन है, वो भी सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर है आप सभी देंगे, ठीक है। तो आपके समक्ष हम देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल में शाही कोषागार के प्रभारी सर्वोच्च अधिकारी कौन होते थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि शाही कोषागार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? शाही कोषागार। तो कोषगार से आप समझ सकते हैं कि हो सकता है भंडार कक्ष ही रहा होगा, ठीक है। एक कोषगार या कोषगार कक्ष से आप अगर समझेंगे तो आप इसको भंडार कक्ष की भांति समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? भंडारा विकृत, ठीक है। या यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिखा गया है, भंडारा गारी धिकृत, ठीक है। ये हमारा मेन स्पेलिंग होगा, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मतलब जो भंडार कक्ष रहता है या कोषगार रहता है उसका अधिकारी होता है भंडारा गारी धिकृत, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोषगार का प्रमुख अधिकारी। तो सबसे पहले हमको देखना है कि गुप्त काल के बारे में हम जानेंगे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं हमारे, कौन है संस्थापक? श्रीगुप्त हैं। गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त। इन्होंने 280 ईसा पूर्व में, ठीक है, 280 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश के बहुत सारे राजा हैं जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। गुप्त वंश के राजाओं को याद करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ट्रिक है, आप सभी जानते ही होंगे। कई बार से मैंने आप सभी को बताया है कि गुप्त वंश के राजाओं को हम किस तरह से याद कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सुनिएगा, मैं लिख देती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा। गुप्त वंश के शासकों को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। श्रीघट चंद्र सा रामचंद्र को स्कंद भानवी। गुप्त वंश के राजाओं को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। पहला है श्री से हो जाएगा हमारा श्रीगुप्त, श्री से हो जाएगा हमारा श्रीगुप्त, घट से हो जाएगा हमारा घटोत्कच, चंद्र से हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद स से हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त। ध्यान से सुनिएगा, ये गुप्त वंश के राजा हैं जिसको आपको एज इट इज दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि आजकल क्रम के अनुसार सजाइए, क्रम के अनुसार जमाइए, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको ये ट्रिक मालूम होगा तो आप बड़ी आसानी से इस तरह के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो स से हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त, राम से हो जाएगा हमारा रामगुप्त, उसके बाद आप देखेंगे चंद्र से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद आप देखेंगे कु से हो जाएगा हमारा कुमारगुप्त के बाद अगर आप देखें तो स्कंद से हो जाएगा हमारा स्कंदगुप्त, उसके बाद अगर बात करें भा से हो जाएगा हमारा भानुगुप्त, उसके बाद वी से हो जाएगा हमारा विष्णुगुप्त। तो इस तरह से आपको याद करना है जी। ये हो गए गुप्त वंश के सारे शासक, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक मालूम होगा तो आप बड़ी आसानी से गुप्त वंश के राजाओं को याद कर पाएंगे। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है ना, कि आपके गुप्त वंश के शासक कौन कौन थे, और ये भी ध्यान रखना है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो श्रीगुप्त ने की थी। कब की थी? 240 ईसा पूर्व में की थी, ठीक है। और गुप्त वंश से संबंधित बहुत सारे रचना के नाम भी पूछे जाते हैं, तो आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि वृहत संहिता की रचना किसने की है। वृहत संहिता, ठीक है, वृहत संहिता किसकी रचना है ये आपको बताना है।
पंचसिद्धांतिका, पंचसिद्धांतिका किसकी रचना है ये आपको बताना है। साथ ही साथ बताना है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। और वत्स भट्टी, वत्स भट्टी ये किसकी रचना है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। भंडारा गारिधिकृत होगा, जो कि गुप्त काल में शाही कोषागार का एक अधिकारी होता है। मतलब जहाँ पे शाही खजाने रखे जाते रहे होंगे या शाही भंडार कक्ष था जिसमें विभिन्न खजाने या अनाज के भंडार गृह हो सकते हैं, उसके अधिकारी को कहा जाता है भंडारा गारिधिकृत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, रचना के नाम मृच्छकटिकम, वत्स भट्टी किसकी रचना है, वृहत संहिता किसकी रचना है, पंचसिद्धांतिका किसकी रचना है, ये सारे रचनाकार के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जितने भी सभी बच्चे हैं ध्यान से सुनिए और इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आंसर हो जाएगा हमारा भंडारा गारिधिकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो आप लोग चलिए कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। नागा, पट्टिटम, चिंसूरा, कहीं कहीं पे चिंसूरा भी लिखा रहता है। साथ ही साथ आपको बताना है मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो नागा, पट्टिटनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी आंसर हमारे करेक्ट होंगे। सभी जगह पर डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी या व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो डच कौन थे भाई, आप लोग को जानना है ना, डच कौन थे। तो डच क्या थे, क्या थे जी, कहाँ से आए थे, यूरोपीय थे, यूरोप से आए थे डच। ठीक है, तो भारत आगमन के क्रम में इनका क्रम कौन सा था ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा यूरोपीय है जो भारत आया था। तो यूरोपियों के आगमन के क्रम हम देख लेते हैं। यूरोपियों के आगमन का क्रम, हाँ हाँ बिठा दो सबको, कितने लोग हैं, हाँ बिठा दो। आगमन का क्रम, चलिए बाकी बच्चे लोग भी आ रहे हैं तो उनके आने का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी सभी बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे, ध्यान दीजिए, जितने भी सभी बच्चे हैं ध्यान दीजिए। चलिए जल्दी से आइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपके समझ दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यूरोपियों के आगमन का क्रम क्या था। तो सबसे पहले कौन सा यूरोपीय था जो भारत आया था। तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली, पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे अंग्रेज, अंग्रेज के बाद आए थे डेनिश, डेनिश के बाद आए थे फ्रांसीस, और फ्रांसीस के बाद आए थे स्वीडिश। ठीक है, तो ये यूरोपियों के आगमन का क्रम है। चलो जल्दी बैठो। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्लास स्टार्ट हो गई है। कैसे नहीं आ रहे थे जी, क्लास कब से स्टार्ट हो गया है। कौन से बैच वाले हो, अच्छा डेमो के लिए आए हैं। तो अच्छा कौन से बैच में, सीजी व्यापम। तो अभी आप लोग सीजी व्यापम में इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आज का जो हमारा क्लास है MCQ का क्लास है। आज लाइव क्लास होना था लेकिन आज रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तो आप लोग को सुनना है ध्यान से। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर भी बताने हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है, तो डच आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, डचों की भी अपनी एक कंपनी होती है, अंग्रेजों की भी अपनी एक कंपनी होती है, जितने भी यूरोपीय यात्री हैं सबकी अपनी क्या होती है, कंपनी होती है। वो क्यों आते हैं भारत,
व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी तरह सबकी अपनी एक कंपनी थी जो यहाँ पर आते हैं और अलग अलग स्थानों पर क्या करते हैं, व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं, व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो नेम दिखाई दे रहा है, नागापट्टिनम, चिंसूरा है, वो कहीं कहीं पे चिसूरा भी लिखा रहता है, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सारे स्थानों पर डचों ने अपनी क्या स्थापित की थी, व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। बाकी आप थ्योरी क्लास में धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, फिर एमसीक्यू भी आप आसानी से लगा सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। अगर मैं यूरोपियों के आगमन का क्रम आपसे पूछूं तो सबसे पहले ऐसा कौन सा यूरोपीय है जो हमारे भारत में आया था, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, जो कि पुर्तगाल से आए थे। उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे डेनिस, डेनिस के बाद आए थे फ्रांसीस, फ्रांसीस के बाद आए थे स्वीडिश। ये जितने भी मैंने यूरोपीय कंपनियों का नाम लिया है या लिखा है, ये सभी आए थे यूरोप से और यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। चूँकि आप जानते हैं यूरोप महाद्वीप काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे अलग अलग देश रहे होंगे, तो अलग अलग देशों से आए थे और अपनी व्यापारिक कोठी यहाँ पे स्थापित किए थे इंडिया में। ठीक है, कोठी मतलब जहाँ पे वो अपना सारा सामान रखते थे। ठीक है, जहाँ पे वो निवास भी करते थे अलग अलग क्षेत्र में। जैसे कि ये यहाँ पे आगरा में क्षेत्र में व्यापारिक कोठी स्थापित किए थे और बाकी क्षेत्रों में भी व्यापारिक कोठी स्थापित किए थे ताकि वो अपना सामान है, अपने व्यापार का जो सामान है उसको रख सकें। तो अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित करके रखा हुआ था व्यापार करने के लिए, क्योंकि ये क्या थे, व्यापारी ही थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन बाद में भारत को ही हथिया लिए थे कौन, अंग्रेज। और अंग्रेजों ने बाद में सभी यूरोपीय कंपनियों को पछाड़ दिया ना, और सर्वाधिक शक्तिशाली अंग्रेज ही बन जाते हैं। ठीक है, जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे सारी चीज़ों को तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा शौनक, नागार्जुन, चरक और सुश्रुत। कभी पढ़ा है आप लोगों ने, हिस्ट्री पढ़े हैं? तो आंसर बताइए क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है, कौन से काल के संबंध में पूछा जा रहा है, गुप्त काल। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, कौन थे जी बताओ, पढ़ा है गुप्त काल? संस्थापक जस्ट थोड़े देर पहले आते तो मैं बताई थी, इसका ट्रिक बताई हूँ, गुप्त वंश के राजाओं को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी, श्रीगुप्त। अब देखेंगे गुप्त वंश के समय में ही एक चिकित्सक रहते थे। ठीक है, एक चिकित्सक रहते थे जिसका नाम था सुश्रुत। जिसका नाम क्या था, सुश्रुत। तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है, शल्य चिकित्सा का जनक। और इनकी रचना का नाम है सुश्रुत संहिता। क्या है इनकी रचना का नाम, सुश्रुत संहिता। शल्य चिकित्सा मतलब समझ रहे हो, प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, आज जो प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है कहीं न कहीं उसके प्रणेता, उसके जनक कौन है, सुश्रुत ही हैं। ये गुप्त काल में थे। कौन से काल में थे, गुप्त काल में थे। देखो गुप्त काल को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको कला के क्षेत्र में योगदान देखने को मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देखने को मिलता है, चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे खगोल वैज्ञानिक देखने को मिलेंगे। आर्यभट्ट का नाम सुना है आप लोगों ने, खगोल वैज्ञानिक है। ठीक है, और आपने क्या सुना है, वराहमिहिर का नाम आपने सुना है, ये भी क्या है, खगोल वैज्ञानिक है। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी गुप्त काल के दौरान। विभिन्न सारे वैज्ञानिक आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गुप्त काल ने कहीं न कहीं अपने
शासनकाल के दौरान बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल किया हुआ था हर क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में देख लो, विज्ञान के क्षेत्र में देख लो, आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, तो अलग अलग यहाँ पे विद्वान लोग भी रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपको 9 रत्न देखने को भी मिलते हैं। बहुत सारे शासकों ने यहाँ पे गुप्त वंश में क्या किया था, शासन किया था। तो उसी तरह जो एक चिकित्सक थे जिसको शैल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है सुश्रुत, वो भी गुप्त काल में ही मौजूद थे। ठीक है, और कई बार से पूछा गया है कि आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की है। आर्यभट्ट की ग्रंथ का नाम पता है आप लोगों को? पता है, कभी सुने हो? तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की है, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना की है, और साथ ही साथ किसकी रचना की है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे जो महान वैज्ञानिक हैं, ठीक है, कलाकार हैं, वो गुप्त काल में मौजूद थे। गुप्त काल में मंदिर बनने की कला भी विकसित हुई, और अधिकतर जो गुप्त काल में मंदिर निर्मित किए गए थे वो नागर शैली में बने हुए थे। कौन से शैली में बने हुए थे? नागर शैली में। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे, तो कार्यों के लिए जाने जाते थे कौन? सुश्रुत। तो हमारा आंसर आ जाएगा सुश्रुत। शैल्य चिकित्सा के जनक या प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है कौन? सुश्रुत। तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? आप जानते हैं, बचपन से ही आपने पढ़ा है 1857 की क्रांति। पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हो जी? पढ़े हो ना, बचपन से आप सभी पढ़ते आ रहे हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी भाई? क्यों हुई थी? थोड़ा बहुत बता सकते हैं आप मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों हुई थी? याद है बचपन में जब आप पढ़ते थे चर्बी वाले कारतूस, मंगल पांडे, इस तरह की घटनाएं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जो चर्बी वाले कारतूस क्या होते थे, उसमें गाय या सुअर की चर्बी लगी होती थी, जो बड़े बड़े बंदूकें आती थी उस दौरान। तो जो हमारे हिंदू धर्म के लोगों को काफ़ी ठेस पहुंचती थी, क्योंकि कोई भी उस दौरान मांस का सेवन नहीं करते थे। और मंगल पांडे तो वैसे भी क्या हैं, ब्राह्मण थे, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फैंट्री में सैनिक पद पर तैनात थे। और सैनिक थे तो बंदूक चलाने के लिए उस राइफल को मुंह से खोलना पड़ता था। कैसे खोलना पड़ता था? मुंह से खोलना पड़ता था, चूंकि आप जानते हैं कि उस बंदूक में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो इनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंच रही थी। ठीक है, पहुंचेगी ना, स्वाभाविक सी बात है। तो इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, जिसकी वजह से मंगल पांडे ने क्या किया कि 29 मार्च सन 1857 को क्या किया? 29 मार्च सन 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। ठीक है, 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसका नाम है लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरिसन। लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरिसन की गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने हत्या की? मंगल पांडे ने हत्या कर दी भाई। अब अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। ठीक है, अंग्रेजों में हड़कंप मच गया कि किसने मार दिया भाई 2 अंग्रेज अधिकारियों को। तो क्या होता है कि बाद में इनको फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी सैनिक होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में क्या करते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते रहते हैं, उन सैनिकों ने मिलकर 10 मई सन 1857 को, कब की घटना? 10 मई सन 1857 को मेरठ से वास्तविक 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। कहाँ से शुरुआत हुई? 10 मई सन 1857 को मेरठ से वास्तविक 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। समझ में आया? तो पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई? तो मेरठ से हुई। कब हुई? 10 मई सन 1857 को। उसके बाद जितने भी सैनिक होते हैं सभी इकट्ठा होके, मैं बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है? जितने भी सैनिक होते हैं सभी इकट्ठा होके कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचे? दिल्ली में पहुँचे। दिल्ली को अपना हेडक्वार्टर बनाया, दिल्ली को अपना मुख्य केंद्र बनाया और अपना नेता नियुक्त किया, जिसका नाम होता है बहादुर शाह जफर। ठीक है, इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना मेन लीडर नियुक्त किया।
कौन अपना मेल लीडर नियुक्त करते हैं? बहादुर शाह जफर। चलो जल्दी बैठो, लेट हो गए, अभी 3-4 क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। चलो जल्दी बैठो भाई। चलो चलो, तो देखो मैं वही बता रही थी कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, है ना। तो मैंने बताया कि इन्होंने दिल्ली को अपना हेडक्वार्टर बनाया और अपना नेता किसे नियुक्त किया? बहादुर शाह जफर को, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता नियुक्त किया और बहादुर शाह जफर की तरफ से जो सैन्य नेतृत्व करेगा उसका नाम क्या है? बख्त खां। कौन नेतृत्व करेगा बहादुर शाह जफर की तरफ से? बख्त खां नेतृत्व करेगा भाई। अब स्टार्ट हो गई है 1857 की क्रांति और जगह जगह पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेता आपको देखने को मिलते हैं 1857 की क्रांति में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि अंग्रेजों ने पूरी तरह से 1857 की क्रांति को कब दबाया? 1859 में दबाया, ठीक है। क्योंकि 1857 की क्रांति के समय जो हमारे गवर्नर जनरल रहते हैं वो कौन रहते हैं? लॉर्ड कैनिंग। कौन रहते हैं? लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। जब 1857 की क्रांति खत्म होती है, उधर इंग्लैंड में बात पहुंच जाती है कि अरे अंग्रेजों ने यहाँ भारत का क्या हल कर दिया है, तो उसके बाद वहाँ की शासिका, वहाँ का क्राउन, ब्रिटिश शासन भारत के प्रशासन को अपने हाथ में ले लेता है। इससे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के शासन प्रशासन को चला रही थी। अब इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू हो जाएगा। क्या लागू हो जाएगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये जो भारत शासन अधिनियम ये सब मैं बोल रही हूँ क्या है? संवैधानिक विकास है जो अंग्रेजों के द्वारा बीच बीच में की जा रही है भारत के प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए। और ये जो संवैधानिक विकास है 1773 से स्टार्ट होती है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, जब आप संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को भी पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने भारत के संविधान के विकास के लिए, ठीक है, और अपने शासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए क्या लाया था? संवैधानिक विकास लाया था, जो जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक ये चलते ही रहा था। तो 1858 में अंग्रेजों से शासन छीनकर क्राउन जो है अपने हाथ में शासन ले लेता है। इसी को बोलते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो अंग्रेजों ने जितने भी नेता थे 1857 की क्रांति के जितने भी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, सबको पकड़ लिया और पूरी तरह से खात्मा कर दिया 1857 की क्रांति का। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेताओं ने विद्रोह किया है। अभी आगे चल के और भी क्वेश्चन आप लोग को आंसर बताना है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने विद्रोह किया, लेकिन जो 1857 की क्रांति थी वो सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विद्रोह था वो पूरे देश में नहीं फैल पाया था, सिर्फ एक बाकी अलग अलग क्षेत्रों तक ही सीमित था। दक्षिण भारत में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उत्तरी भारत के कई कई राज्यों में था और कहीं कहीं पे आपको छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा वाले क्षेत्रों में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। अगर हालांकि ये जो 1857 की क्रांति थी अगर पूरे भारत में फैलती तो उसी दौरान कहीं ना हमारा देश आज़ाद हो जाता। लेकिन अगर हम राजस्थान वाले क्षेत्रों में देखें, गुजरात वाले क्षेत्रों में देखेंगे तो कई ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने जो हमारे भारतीय नेता थे उनका साथ नहीं दिया, बल्कि किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। तो ऐसे मुखबिरी किए थे कई ऐसे शासक जिनकी वजह से हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो पकड़ा गए और हमारा 1857 की क्रांति है वो सफल नहीं हो पाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था तो आप लोग क्या बताएंगे? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। इन्होंने अपना मुख्य केंद्र किसे बनाया था? दिल्ली को बनाया था। बाद में क्या होता है? 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को अंग्रेज लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। हडसन नाम का एक अंग्रेज था, ठीक है। हडसन ने पकड़ लिया किसको? बहादुर शाह जफर को, और उसको म्यांमार में एक स्थान है रंगून, वहाँ भेज देता है। वहाँ की कैद खाने में उसको बंद कर दिया गया। ये मुगल वंश का अंतिम शासक रहता है। इसके बाद से मुगल वंश का खात्मा हो जाता है, जिसका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। और रंगून में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये रहा कहानी। आपको थोड़ा थोड़ा कहानी को याद करते हुए चलना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? मोपला विद्रोह 1921, पाइकों का विद्रोह 1817, गोंड विद्रोह 1941, सिपाही विद्रोह 1857। आंसर बताएंगे आप सभी बच्चे। मोपला विद्रोह, पाइकों का विद्रोह, गोंड विद्रोह, सिपाही विद्रोह, ये सबको बताना है। चलिए बताइए, बताओ
बताओ जी। गैस भी कर सकते हो, गलत होगा तो भी कोई बात नहीं है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, बता सकते हो। हाँ लगाओ ना, वही तो बोल रही हूँ। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? कौन से बैच वाले हो? अच्छा चलो बताओ, आप पढ़े हो इतिहास? ग्रेजुएशन हो गया? किस में हुआ है? हाँ तो बीए में हुआ है तो क्यों नहीं बता रहे हो? चलो बताओ। तो आया करो भाई, सुबह मेरा क्लास होता है इतिहास का, खाली रहता है, बैठ सकते हो। चलो बताओ। कैसे होगा? ऑप्शन भी कैसे होगा? हाँ गुड। देखो, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है, सिपाही विद्रोह, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने कहा 1857 की क्रांति में उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेता या अलग अलग शासकों ने भाग लिया था। तो बेगम हजरत महल ने भी लखनऊ से भाग लिया था। ठीक है, बेगम हजरत महल ने भी कहाँ से भाग लिया था? लखनऊ से भाग लिया था। ठीक है, ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। ठीक, इसका बेटा का नाम था बिरचिस कादिर। किसके बेटे का नाम था? हजरत महल के पुत्र का नाम था बिरचिस कादिर, जो कि काफ़ी छोटा था। ये अपने पुत्र को लेके इस लड़ाई में भाग ली थी। हालांकि उसने अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आती है। ठीक है, वो युद्ध छोड़ के बाद में जब अंग्रेजों को पछाड़ नहीं पाती है तो वो भारत को छोड़ के नेपाल चले जाती है। ठीक है, जब आप थ्योरी क्लास में बैठेंगे, बहुत सारे बातों को सीखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो लखनऊ से नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल ने। कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब ने किया था, जिनका साथ दिया था तात्या टोपे ने। आपने सुना होगा ना, नाना साहब, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई। तो ये सब जितने भी क्रांतिकारी थे सब 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से भाग लिया था? झांसी से, जिनका दमन किसने किया था? ह्यू रोज ने किया था। उसी तरह अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्र में जाके इन सारे क्रांतिकारियों का क्या किया? दमन किया। जो तात्या टोपे रहते हैं, जिनका नाम होता है रामतनु पांडुरंग। ठीक है, अलग अलग नाम भी ऐसे दिया जाता है ना। और नाना साहब को बोला जाता है धोंधू पंत। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार से। तो आपको ध्यान देना है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेताओं ने विद्रोह किया। ठीक है, बरेली से किसने विद्रोह किया है? आप लोग होमवर्क है, आप लोग ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, फैजाबाद से किसने विद्रोह किया है? तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेताओं ने विद्रोह किया है। हमारे छत्तीसगढ़ से किसने विद्रोह किया है? हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। किसने लिया था? वीर नारायण सिंह का नाम आपने सुना है? ठीक है, वीर नारायण सिंह का नाम आपने सुना है। तो 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? वीर नारायण सिंह। और हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं मोपला विद्रोह की बात करूं तो ये क्या था? किसान आंदोलन था। मोपला विद्रोह 1921 में केरल क्षेत्र में हुआ था। एक किसान आंदोलन था। मोपलाओं ने वहाँ पे विद्रोह इसलिए किया था अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज और जमींदार ही अधिकतर किसानों पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि मोपला जो विद्रोह है कौन से क्षेत्र में हुआ था और कब हुआ था? तो केरल में हुआ था, 1921 में हुआ था। यहाँ पर जो बक्सी जगबंधु थे, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किए थे। पाइक विद्रोह, ठीक है, पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? 1817 में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। ठीक, और यहाँ पे आपको याद रखना है, मोपला विद्रोह के बारे में कभी पूछा जाए तो मोपलाओं ने क्या किया था? जमींदार और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और इस विद्रोह में अधिकतर किसानों ने ही भाग लिया था। उनके अत्याचार के खिलाफ इन्होंने क्या किया? आवाज़ उठाया। और साथ ही साथ गोंड विद्रोह को भी आप देख सकते हैं, 1941 में हुआ था। गोंड जनजाति के द्वारा किया गया यह विद्रोह था। ठीक है, जो भारत के अलग अलग जगहों पर हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? सिपाही विद्रोह 1857। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताएंगे आप सभी आंसर। किस शिलालेख में स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन है? कौन से शिलालेख में हो सकता है? बिसात शिलालेख, भित्री स्तंभ लेख, मथुरा शिलालेख, गढ़वा शिलालेख। तो अभी जस्ट मैंने
गुप्त वंश के शासकों को याद करने के लिए ट्रिक बताया हुआ है। तो मैंने ट्रिक बताया था, अभी आंसर तो आ ही गया है, देख सकते हो। मैंने ट्रिक बताया था, किसी को याद है? श्री घट चंद्र सा रामचंद्र को स्कंद भानवी, मैंने ये ट्रिक बताया हुआ है भाई, ताकि क्रम के अनुसार जमाइए, क्रम के अनुसार सजाइए। ऐसा क्वेश्चन आजकल का न्यू ट्रेंड बन चुका है, इसलिए इस चीज को, इस ट्रिक को अपने दिमाग में बिठा लो कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा हुआ है ट्रिक? श्री घट चंद्र सा रामचंद्र को स्कंद भानवी। हालांकि थोड़ा सा तकलीफ होगा, है ना, लग रहा होगा कि अरे यार ये मैडम क्या क्या ट्रिक बताती है। ठीक है, तो मैं आप लोग की भलाई के लिए बता रही हूँ। अगर इस ट्रिक को याद करोगे तो आजकल क्रम के अनुसार जमाइए, ऐसा क्वेश्चन ट्रेंड में है तो आपसे बनेंगे ही बनेंगे। तो श्री से हो जाएगा आपका श्री गुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? गुप्त वंश की। उसके बाद मैंने लिखा है घट, घट मतलब घटोत्कच। उसके बाद मैंने लिखा है चंद्र, फर्स्ट में आए हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद मैंने लिखा है शाह, स से हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त। उसके बाद मैंने लिखा है राम, राम गुप्त। उसके बाद आपको लिखना है चंद्र, ये दूसरे नंबर में आया है तो ये हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद मैंने लिखा है कुमार गुप्त। उसके बाद मैंने लिखा है स्कंद गुप्त। उसके बाद भा से होगा भानुगुप्त और वी से होगा विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है पूछेगा तो आपको बताना है विष्णुगुप्त। अब यहाँ से मैं आपको 4, 5 या 8 क्वेश्चन बता देती हूँ। यहाँ से जो मैं ट्रिक बताऊंगी, यहाँ से आपको 8 या 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? ध्यान से सुनो। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। उसके बाद दूसरे नंबर का शासक घटोत्कच। इन दोनों शासकों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, दोनों शासकों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ये लिखो, महाराजा, महाराजा की उपाधि धारण की थी। और इसने की थी महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद मैं समुद्रगुप्त की बात करूं, ठीक है, समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ आपने बचपन से पढ़ा होगा कि समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, जानते हो कि नहीं जानते? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और धरणी बंध भी इसे कहा जाता है, धरतियों को बांधने वाला, क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त, आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों को जीता था और अपने साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, और गुप्त वंश का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। कौन था गुप्त, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि? हरिसेन था। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और इसी को इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है और कई बार से हमारे व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? हरिसेन था, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद मैं अगर बात करूं तो रामगुप्त, रामगुप्त ने कुछ विशेष कार्य नहीं किए हैं। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न। ठीक है, और इसी के शासनकाल के समय में चीनी यात्री फाहियान है वो भारत आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री था जो भारत आया था? कई बार से हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन था वो? फाहियान था। कई सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आप लोगों को? तो गुप्त वंश से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चन को आप लोग को अपने दिमाग में सेट करके रखना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिखा है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ऐसा शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त प्रथम है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है स्कंदगुप्त। तो कुमारगुप्त का पुत्र कौन था? स्कंदगुप्त था। और स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को रोका था। हुन कौन थे भाई? आखिर ये हुन कहाँ से पैदा हो गए? है ना, कई बार से हम बुक में पढ़ लेते हैं कि स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को रोका था। अब ये हुन कौन है? तो हुन मध्य एशिया से आए थे। यूरोप और एशिया के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मध्य एशिया, या यूराल पर्वत के पूर्वी भाग में एक क्षेत्र स्थित है जिसका नाम है मध्य एशिया। और आप लोगों ने पढ़ा होगा वैदिक सभ्यता।
वैदिक सभ्यता से जो आर्य आए थे वो भी कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से ही आए थे। तो हुन जो जनजाति थी एक खाना बदोश जनजाति थी। क्या थी? खाना बदोश जनजाति थी, जो अपनी दाना पानी की तलाश में कहाँ आई थी? इंडिया आई थी। ठीक है, और वो तीर कमान चलाने में भी पारंगत होते थे, वो घुड़सवारी करने में भी पारंगत होते थे, जो आते थे यहाँ पर और बीच बीच में यहाँ की सामग्रियों को लूट लूट कर अपने देश ले जाते थे। तो हुनों के आक्रमण का खतरा गुप्त शासकों पर, मौर्य शासकों पर काफ़ी रहा है। तो स्कंदगुप्त ऐसा शासक था जिसने हुनों के आक्रमण को रोका था। तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इसका जो उल्लेख है भीतरी स्तंभ लेख में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? भीतरी स्तंभ लेख में किया गया है। इसकी सारी जानकारी हमें कहाँ से देखने को मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से देखने को मिलती है। और आपको ये जो भीतरी स्तंभ लेख है कहाँ प्राप्त हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ है। वो आज भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से बोल रही हूँ, वो आज भी मौजूद है। अगर आप सर्च करके देखोगे भीतरी स्तंभ लेख कैसे दिखता है तो आपको नेट में वो प्राप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो स्कंदगुप्त ने किसके आक्रमण को रोका था? तो हुनों के आक्रमण को रोका था। उसके बाद अगर मैं बात करूं भानुगुप्त की, तो भानुगुप्त का एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसका नाम है एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख में हमें सती प्रथा की प्रथम जानकारी मिलती है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य ऐसा कौन से शासक के अभिलेख में देखने को मिलता है? तो वो शासक है भानुगुप्त। कौन सा शासक है? भानुगुप्त। तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किसके अभिलेख में देखने को मिलता है? तो किसके अभिलेख में देखने को मिलता है? भानुगुप्त के अभिलेख में देखने को मिलता है। और पूछेगा अंतिम शासक कौन है गुप्त वंश का? तो कौन है? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुप्त शासन काल में मंदिर बनने की कला आरंभ हुई। गुप्त शासकों ने जो मंदिर स्थापित किया था वो नागर शैली में स्थापित किया था। ठीक है, गुप्त शासकों के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर काफ़ी उन्नति देखने को मिलती है। कला के क्षेत्र में देख सकते हैं आप, साहित्य के क्षेत्र में देख सकते हैं, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे बहुत सारे खगोल शास्त्री आपको गुप्त वंश में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ सुश्रुत को आपने देखा जो कि शल्य चिकित्सा के जनक हैं। शल्य चिकित्सा मतलब प्लास्टिक सर्जरी। ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य भी कहाँ रहते थे? गुप्त साम्राज्य में रहते थे, अलग अलग। ठीक है, चाहे वो तांत्रिक विद्या के ज्ञानी हो या फिर खगोल शास्त्री हो, अलग अलग तरह के जो व्यक्ति हैं आपको गुप्त वंश में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ गुप्त वंश में साहित्यों की भी बहुत ज़्यादा रचनाएं की गई है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, आर्यभट्ट की रचना का नाम क्या है? आर्यभट्टियम। सूर्य सिद्धांत। वराहमिहिर की रचना का नाम है पंच सिद्धांतिका। ठीक है, वृहत संहिता, ये कई बार से पूछा गया हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि जो मुद्रा राक्षस है वो किसकी रचना है? विशाखदत्त। मृच्छकटिकम है वो किसकी रचना है? मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। ठीक है, किसकी रचना है आप लोग बताएंगे? वत्सभट्टी, वत्सभट्टी की रचना क्या है आप लोग बताएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत हो गया गुप्त, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरी बौद्ध खालिस्तान के शासनकाल के दौरान हुई थी। ये संगीति है ना, दूसरी बौद्ध संगीति खालिस्तान के शासनकाल के दौरान हुई थी। ये हमारा ऐसा क्वेश्चन है। दूसरी बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति की बात कर रही हूँ मैं, खालिस्तान के शासनकाल के दौरान हुई थी। उदयभद्र, महापद्मानंद, शिशुनाग, कालाशोक। बौद्ध संगीति की बात हो रही है, मतलब मैं यहाँ पे बात करूंगी गौतम बुद्ध के बारे में। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। उन्होंने कब की थी? उनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था उनका जन्म? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और ये स्थान कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है स्थान? नेपाल में है। और इनके समय में जब इनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद इनके अनुयायियों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या करवाया जाता है? बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया जाता है। अगर मैं गौतम बुद्ध के जीवन परिचय की बात करूं तो इनके पिताजी का नाम क्या है? शुद्धोधन है। माताजी का नाम क्या है? माया देवी है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा के साथ होता है। इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल है।
इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो हमारे सिद्धार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाए। 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में जो बुद्ध हैं घर का त्याग करते हैं, घर का त्याग करते हैं। और यह जो घटना कहलाती है ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। तो कई बार से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से भी हमको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बुद्ध की घर त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। वो 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग कर जंगल जाते हैं तपस्या करने। वो यहाँ से वहाँ भटकते हैं और उनको एक पहले गुरु मिलते हैं जिनका नाम है अलार कलाम। उन्हें एक प्रथम गुरु मिलते हैं जिनका नाम है अलार कलाम। और अलार कलाम से उन्होंने किसकी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। किसकी शिक्षा ग्रहण की? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। किसने ग्रहण की? बुद्ध ने ग्रहण की। उसके बाद क्या होता है कि 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे, और इसी निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? गया बिहार में स्थित है। ठीक है, तो निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और जो सिद्धार्थ हैं वो क्या बन गए थे? बुद्ध बन गए थे। ठीक है, कब ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको? 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। तब से पीपल वृक्ष को कौन सा वृक्ष बोला जाता है? बोधि वृक्ष बोला जाता है। समझ पा रहे हो? और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इनकी जो प्रथम उपदेश देने की जो घटना थी उसे बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जब बुद्ध की मृत्यु होती है ना, जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो इनके जो शारीरिक अवशेष होते हैं उसको 8 स्थानों पर दफनाया जाता है। ठीक है, इनकी जो हड्डियां होती है, राख होता है, शारीरिक सामग्री होती है, उसको 8 स्थानों पर दफनाया जाता है और वहाँ पे स्तूप का निर्माण किया जाता है। और स्तूप का वास्तविक अर्थ होता है ढेर। आपने सुना होगा सांची का स्तूप, देवनी मोरी स्तूप, अलग अलग स्तूपों का नाम सुना है आपने? अमरावती स्तूप। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्तूप हैं और इनका निर्माण किया गया। तो बाद में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे उन्होंने भी अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के क्षेत्र में कार्य किया और कई सारे स्तूप का निर्माण करने लगे थे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? ठीक है, तो इनके जो अनुयायी थे, जो बुद्ध को मानते थे, इधर ध्यान देंगे सभी लोग, जो बुद्ध को मानते थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संगीतियों का आयोजन करवाया था ताकि लोग क्या हो सके? बौद्ध धर्म से परिचित हो सकें। क्यों करवाएंगे जी? कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा ना। तो अलग अलग शासकों ने बौद्ध धर्म को श्रेय प्रदान किया और इस संगीति का आयोजन करवाया। तो इस संगीति को हम कैसे याद करेंगे? उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, तो उस ट्रिक को हम लोग लिख लेते हैं। तो उस ट्रिक का नाम है राजा महाराजा आजा। राजा महाराजा आजा, कभी नहीं भूलना है इसको। ठीक है, इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से बौद्ध संगीतियों को याद रख सकते हैं। तो राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है। वैश्या सबका काल है। हंसना नहीं है, आप इस ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं चारों बौद्ध संगीतियों को। तो राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं, कुंवर जी कंगाल हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एक सेंटेंस को। इस सेंटेंस के जरिए आप बड़ी आसानी से बौद्ध संगीतियों को याद कर सकते हैं। पहला सेंटेंस देखेंगे, राजा महाराजा आजा। तो राजा से याद करना है आपको राजगृह। ठीक है, राजगीर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे प्रथम बौद्ध संगीति का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। महाराजा, यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। तो अध्यक्ष का नाम लिखेंगे आप महाकश्यप, महाकश्यप। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा आजा। आजा से होगा अजातशत्रु। आजा से क्या हो जाएगा?
अजात शत्रु, मैं डायरेक्ट नाम लिख रही हूँ, मतलब यहाँ पे आप समझेंगे कि जो हमारी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान जो हमारे स्थान था वो कहाँ था, राजगीर था। इस दौरान अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था, और राजा कौन थे, अजात शत्रु थे। अध्यक्ष मतलब इस दौरान इस संगीति की अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप, जो हुआ था कहाँ, राजगीर में। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट संगीति से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है कि फर्स्ट संगीति हुई थी राजगीर में। ठीक है, कब हुई थी, 483 बीसी में। कब हुई थी, 483 बीसी, अर्थात 483 ईसा पूर्व। तो हमारा फर्स्ट बौद्ध संगीति है, क्लियर हो गया है, हो गया है ना। चलो अब दूसरे में चलते हैं, फिर आंसर आप लोग को ऐसे ही पता चलेगा। तो वैश्या सबका काल है, मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, वैश्या सबका काल है, लिखा है कि नहीं जी, ठीक। तो वैश्या से हो जाएगा आपका वैशाली, क्या हो जाएगा, वैशाली। सबका से हो जाएगा सबाकामी, क्या हो जाएगा, सबाकामी। काल से हो जाएगा हमारा कालाशोक, काल से हो जाएगा हमारा कालाशोक। तो इस दौरान दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुई थी, वैशाली में हुई थी, और अध्यक्ष थे साबाकामी। अध्यक्ष कौन थे, साबाकामी, और राजा कौन थे, कालाशोक। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, कालाशोक। क्लियर हो गया, लेकिन मैं चारों को बता देती हूँ। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे, पटाव से हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र, पटाव से हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। त से हो जाएगा हमारा मोगलीपुत्तिश, क्या हो जाएगा, मोगलीपुत्तिश। ये भी अध्यक्षता कर रहा था भाई तीसरी बौद्ध संगीति का, है ना, समझ आ रहा है। उसके बाद मैंने लिखा है आशिक, आशिक से हो जाएगा अशोक। इस दौरान राजा क्या कौन था, अशोक था। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान शासक कौन था, अशोक। उसके बाद मैंने लिखा है कुंवर जी कंगाल है, ठीक है, कुंवर जी कंगाल है। तो कुंवर से हो जाएगा आपका कुंडलवन, ये कहाँ स्थित है, कश्मीर में स्थित है। और इस दौरान जो हमारे अध्यक्ष थे वो वसुमित्र भी थे और अश्वघोष भी थे, एक अध्यक्ष था और एक उपाध्यक्ष था। तो इसमें आप लोग लिखेंगे वसुमित्र और अश्वघोष। और इस दौरान जो शासक था वो था कनिष्क, इस दौरान जो शासक था वो कौन था, कनिष्क था। और यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, अश्वघोष और वसुमित्र। और जो अश्वघोष था इसने बुद्ध चरित की रचना की थी, बुद्ध चरित की रचना की थी, और इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी और इसे बौद्धों का क्या कहा जाता है, रामायण कहा जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बौद्धों का गीता किसे कहा जाता है, ठीक है। आप लोग मुझे ढूंढ कर बताएंगे कि बौद्धों का गीता किसे कहा जाता है। ये क्लियर हुआ। तो हमारा जो द्वितीय बौद्ध संगीति है किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, कालाशोक। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 483 बीसी में, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 383 बीसी में, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 251 बीसी में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 72 एडी में, ठीक है। एडी मतलब एनो डोमिनी, ईस्वी, समझ पा रहे हो, या उसको प्रथम शताब्दी भी कहा जाता है। तो फर्स्ट क्लास अटेंड करोगे मेरा तो समझ में आएगा कि ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये समझ में आया। 483, 383, 251 बीसी और 72 एडी, तो याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में आप ही लोग से पूछूंगी, खड़े करवाऊंगी जिसको याद नहीं होगा। याद हुआ है कि नहीं हुआ है, आंसर पता चल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उन स्थानों में से नहीं है। सारनाथ, रायगढ़, लुम्बिनी, बोध गया। कौन सा स्थान नहीं है, रायगढ़।
अब आप लोग को बताना है कि ऐसा क्यों। लुम्बिनी जो था जन्म स्थल था, किसका जन्म स्थल था? बुद्ध का। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति स्थल है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति स्थल। और साथ ही साथ सारनाथ क्या था? उपदेश। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया है और इसको बोला गया है धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। रायगढ़ नहीं होगा, रायगढ़ से संबंध नहीं है बुद्ध का, समझ पा रहे हो? तो मैंने अभी कहा था स्तूप के बारे में, तो स्तूप का अर्थ होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो शारीरिक अवशेष थे उसको अलग अलग क्षेत्रों में ले जाया गया और स्तूप का निर्माण किया गया है। जैसे आप जानते हैं सांची का स्तूप, और इन स्तूपों से भी क्वेश्चन बना हुआ है। CGPSC प्रीलिम्स में इस बार एक स्तूप पूछा गया था जिसका नाम है देवनी मोरी स्तूप, और ये स्तूप स्थित है गुजरात में। शुरुआत में जो बौद्ध के शारीरिक अवशेषों से स्तूपों का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन बाद में जो बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म के जो आचार्य थे, उनके शारीरिक स्तूपों से भी उनके शारीरिक अवशेषों से भी स्तूपों का निर्माण कराया गया बाद में, ठीक है। क्योंकि गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों से कब तक बनाते स्तूप, ठीक है। तो स्तूप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि स्तूप का अर्थ होता है ढेर। जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके बाद उनके शारीरिक अवशेषों से ही क्या बनाया गया था? स्तूप बनाया गया था, ठीक है। तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है भाई। और बौद्धों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बौद्धों की रचना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी बताया कि अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित, ठीक है। और सौदरानंद किसने लिखा था? सौदरानंद किसने लिखा था ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। सौदरानंद किसने लिखा था ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके, समझ पा रहे हो? ठीक है। अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप ये कहाँ स्थित है आप लोग बताएंगे कमेंट करके। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद का एक नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, खान बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई। चलिए बताइए। 1857 की क्रांति, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेताओं ने क्या किया था? क्रांति किया था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? नहीं होगा। तात्या टोपे ने नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। खान बहादुर खान नहीं होगा, हमारा आंसर होगा मौलवी लियाकत अली। तो मौलवी लियाकत अली जो थे उन्होंने इलाहाबाद क्षेत्र से क्या किया था? नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, ठीक है। तो आपको अलग अलग क्षेत्र के नेताओं का नाम भी याद करना है। जब तक आप अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं का नाम याद नहीं करेंगे आपसे एग्जाम में ये नहीं बनने वाला है, समझ पा रहे हो? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताना है आप लोग को। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे जो निम्न में से किस राज्य में थे? चलिए बताइए। तो कुंवर सिंह का संबंध है जगदीशपुर बिहार से। कुंवर सिंह जी का संबंध है जगदीशपुर बिहार से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बिहार। तो बिहार से किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। इलाहाबाद से किसने किया था? मौलवी लियाकत अली ने। किसने किया था? मौलवी लियाकत अली ने। झांसी से किसने किया था? लखनऊ से किसने किया था? किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कानपुर से किसने किया था? नाना साहब। कानपुर से किसने किया था? नाना साहब। तो 4-5 स्थानों का नाम याद हो गया है। सुरेंद्र साय उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वीर नारायण सिंह, याद हो गया नेम? कम से कम 3-4 नेम तो याद हो ही गया होगा। हो गया है कि नहीं? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस अंग्रेज अधिकारी को अंग्रेजी खान के नाम से जाना जाता है? थॉमस राय, कैप्टन बस्ट, लॉर्ड डलहौजी, सर विलियम हॉकिंस। देखिए, सर विलियम हॉकिंस जो था 1608 और 9 के बीच में, 1608 ही मान लो, सूरत पहुंचा था, ठीक है। 1608 में सूरत पहुंचा था और ये इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड का एक राजा था जेम्स प्रथम का राजदूत था,
इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम, उसका राजदूत कौन था? सर विलियम हॉकिंस। हमारा आंसर ही आएगा सर विलियम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था, और जहांगीर ने ही इसे किसकी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, या अंग्रेजी खान की उपाधि दी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेजी शासक आते हैं। पहला तो कौन है? विलियम हॉकिंस, और दूसरा 1615 में आएगा, जिसका नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, या थॉमस रो भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आप लोग को क्या ध्यान देना है कि जो मुगल शासक था जहांगीर, उसके दरबार में 2 अंग्रेजी शासक आए थे। ठीक है, उसका नाम कौन सा है? सर विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 में आया था, और 1615 में आया था सर टॉमस रो। ये मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर कौन था जी? कौन था? मुगल शासक ही तो था ना। अब जहांगीर कहाँ से पैदा हो गया भाई? तो ये है इसका ट्रिक। बाहों में आ जा शाही आम, बाहों में आ जा शाही आम, इसको नहीं भूलना है। और ये ट्रिक है पूर्ववर्ती मुगल शासकों के, पूर्ववर्ती मुगल शासकों के। और इसके बाद जो मुगल शासक आएंगे उनको बोला जाता है उत्तरवर्ती मुगल शासक। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब से हो जाएगा बाबर, ह से हो जाएगा क्या हमारा? हुमायूं। बाबर, हुमायूं, उसके बाद जी अकबर, अकबर का पुत्र होगा जहांगीर, और जहांगीर के बाद होंगे शाहजहां, और शाहजहां के बाद होंगे औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आएंगे उनको बोला जाता है उत्तर मुगलकालीन शासक। और इसी जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेज अधिकारी आए थे, ठीक है, जिसका नाम है विलियम हॉकिंस 1608, और 1615 में आया था सर टॉमस रो। क्लियर हो गया है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? सर विलियम हॉकिंस। और सर विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, या अंग्रेजी खान की उपाधि दी थी। तो क्लियर हो गया? तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। वत्सगुल्म शाखा के मंत्री वराहदेव द्वारा अजंता में 16 के बाहर एक शिलालेख में बौद्ध संघ को गुफा का उपहार देने का उल्लेख है। वत्सगुल्म किस राजवंश की एक शाखा थी? तो इसका आंसर आप लोग को नहीं पता होगा, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा जी? वाकाटक, सातवाहन, चालुक्य या यादव? बिल्कुल नहीं, वाकाटक। क्या हो जाएगा आंसर? वाकाटक। और वाकाटकों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वाकाटकों ने छत्तीसगढ़ में भी शासन किया हुआ है। जानते हो कि नहीं? छत्तीसगढ़ पढ़े हो? क्या पढ़े हो? फ्लोराइड कहाँ मिलता है? बॉक्साइट कहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ में? और कहाँ कहाँ मिलता है? स्थान बताओ। कौन से सेल समूह में मिलता है? चलो चलो इधर ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है? वाकाटक। ठीक है, तो वत्सगुल्म जो शाखा थी वाकाटकों की शाखा थी। किसकी शाखा थी? वत्सगुल्म जो शाखा थी वो वाकाटकों की शाखा थी। तो हमारा आंसर आ गया क्या? वाकाटक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको। अजंता में गुफा 16 के बाहर एक शिलालेख में बौद्ध संघ को गुफा का उपहार देने का उल्लेख है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वाकाटकों के जो शासक थे उनके मंत्री, है ना, मंत्री के संबंध में यहाँ पे बताया गया है। उनके मंत्री का नाम क्या था? वराहदेव। और वराहदेव ने अजंता की गुफा 16 के बाहर एक शिलालेख में बौद्ध संघों को गुफा उपहार देने का उल्लेख है। मतलब इसके जो मंत्री ने, जो बौद्ध संघ के अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, उनको क्या दान में दिया था? गुफा दान में दिया था। अब आ गई भाई अजंता की गुफा के बारे में। चलो हमारा आंसर तो आ गया है वाकाटक, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? आप लोगों ने सुना होगा। कहाँ है ये? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता। और अजंता में गुफाओं की संख्या है कितनी? 29। ये ध्यान में रखना है। अजंता में जो टोटल गुफा की संख्या है वो कितनी है?
29। अगर मैं एलोरा की बात करूं तो एलोरा में टोटल गुफा है 34। और अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एलोरा। हालांकि दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं, लेकिन अजंता की गुफा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कौन सी गुफा? एलोरा की गुफा। और यहाँ पर 29 गुफा है, मतलब टोटल गुफाओं की संख्या की मैं बात करूँ तो कितनी है? 29 है। एलोरा में 34 गुफा है। कितनी गुफा है एलोरा में? 34। और इसे 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसको भी 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। अब यूनेस्को ही इनकी क्या करेगा? देखभाल करेगा और इसको संरक्षित करने के लिए फंड भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जितने भी हमारे प्राचीन धरोहर हैं, चाहे वो कला हो, संस्कृति हो या प्राकृतिक धरोहर हो, सबको क्या करता है? ये संरक्षण प्रदान करता है, ताकि हमारे जो अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है उसका क्या कर सकें? हम संरक्षण कर सकें, उसे सहेज कर रख सकें। ठीक है, तो 1983 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसको किसको? अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। और यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की जो 34 गुफाएं हैं उनमें से कितने हिंदू मंदिर हैं, कितने बौद्ध मंदिर हैं और कितने जैन मंदिर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो 17 हैं वो हिंदू मंदिर हैं। जो 17 गुफा है 1 से लेके 17 वो कौन सी मंदिर है? हिंदू। उसके बाद 17 से लेके 12 तक वो कौन से मंदिर है? बौद्ध। ठीक है, उसके बाद जो बच गया हमारा 5 वो क्या हो जाएगा? जैन मंदिर। समझ पा रहे हो? 17 जो मंदिर हैं वो हिंदुओं के हैं। उसके बाद जो बच गए हमारे 12 वो बौद्धों के हैं। उसके बाद जो बच गए हमारे 5 वो जैन मंदिर हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि जो अजंता की गुफा है उसमें टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 है। एलोरा की गुफा में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 है। क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बताइए, मौर्य साम्राज्य में आर्थिक प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सी थी? उत्पादन पर आधारित भूमि राजस्व प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली पर पूर्ण निर्भरता, व्यापार मार्गों का अभाव, कृषि करों का निषेध। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, उत्पादन पर आधारित भूमि राजस्व प्रणाली। तो मौर्य प्रशासन में क्या होता था कि जैसे कि किसानों का मान लो उत्पादन हुआ है, ठीक है, मान लो आपके खेत में उत्पादन हुआ है, जितना उत्पादन हुआ है उसी के आधार पर आपसे क्या लिया जाएगा? कर लिया जाएगा। अगर आपका उत्पादन बहुत ही कम हुआ है तो आपसे बहुत ही उस तरह से कर वसूल की जाएगी उत्पादन के आधार पर। जितना उत्पादन हुआ है किसी किसान का उसके आधार पर ही उससे कर की वसूली की जाएगी। ठीक है, अगर किसी किसान के पास उत्पादन ही नहीं हुआ है तो उनसे कर की वसूली नहीं की जाती थी। ऐसा सिस्टम प्रचलित था हमारे मौर्य प्रशासन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और आपको ध्यान देना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ईसा पूर्व है, 322 ईसा पूर्व में किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 322 BC लिख सकते हैं। अब उनकी मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान में। क्योंकि उन्होंने बाद में क्या किया था? अपना संपूर्ण राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप के जैनी गुरु भद्रबाहु से दीक्षा लेके वो कहाँ चले गए थे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने वहाँ पे भोजन और पानी का त्याग किया और उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग किए थे। इस पद्धति को बोला जाता है संलेखना पद्धति, या जैन धर्म में इसे संलेखना या संथारा कहा जाता है कि आप भोजन और पानी को त्याग करके जीवन के अंतिम दिनों में मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी पद्धति को जैन धर्म में क्या बोलते हैं? संलेखना या संथारा। और यहीं पर कौन सा पर्वत है कर्नाटक में? विंध्यगिरि पर्वतमाला। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी भव्य मूर्ति है। ठीक है, वहीं पर एक बहुत बड़ी भव्य मूर्ति है। उस मूर्ति का नाम क्या है आप लोग बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, पूछूंगी आप सभी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कथन पढ़ते हैं। सबसे पहले, नील विद्रोह के बाद नील उत्पादक बिहार में स्थानांतरित होने लगे थे। विद्रोह ने बंगाल में नील की खेती को जबरदस्ती करना
असंभव बना दिया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। वो कैसे है मैं बता रही हूँ। जो नील विद्रोह हुआ था बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। अंग्रेज नील किसानों को या किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर कर रहे थे। ठीक है, ये 1859 से 60 के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1859 से 60 के मध्य हुआ था नील विद्रोह। यहाँ पर किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनको जबरदस्ती उनकी ज़मीनों पर नील की खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, और नील की कीमत काफ़ी कम होती थी और नील की खेती करने से भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी वो काफ़ी क्या होती जा रही थी? कम होते जा रही थी। अब किसानों को खाने के लिए क्या, कुछ तो मिलना चाहिए ना। अब उनके पास अनाज का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, जिससे किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय होते जा रही थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बंगाल के जो किसान थे उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। इसी विद्रोह को बोला जाता है नील विद्रोह। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि नील विद्रोह के बाद जो अधिकतर किसान थे बंगाल से किधर जाने लग गए थे? बिहार की ओर जाने लग गए थे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी सही है। उसके बाद विद्रोह ने बंगाल में नील की खेती को जबरदस्ती करना असंभव बना दिया था। ठीक है, तो दोनों जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फुलफिल कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आपको ध्यान रखना है कि नील विद्रोह जो था 1859-60 में हुआ था बंगाल के नादिया जिले में। कहाँ हुआ था? बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे एक लेखक थे जिसका नाम है दीनबंधु मित्र, बंगाली लेखक जिनका नाम क्या है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र, इनको बंगाली लेखक या नाटककार कहा जाता है। इन्होंने एक नाटक की रचना की है जिसका नाम है नील दर्पण। जिसका नाम क्या है? नील दर्पण। और नील दर्पण में ये बंगाल किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। ये क्या है? एक नाटक है। इन्होंने अपने नाटक में नील किसानों या बंगाल में जो किसान थे उनकी दुर्दशाओं के बारे में लिखा है। और कई बार से पूछा गया है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो कौन है? दीनबंधु मित्र। इन्होंने एक नाटक की रचना की जिसका नाम है नील दर्पण। समझ आया? तो कब हुआ है नील विद्रोह? 1859 से 60 के मध्य। कहाँ हुआ है? बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट चलिए बताइए। महालवाड़ी प्रणाली 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई। कथन 1, इस प्रणाली के तहत जमींदारों में स्थायी रूप से राजस्व एकत्र किया जाता था। कौन सा आंसर सही हो सकता है? ये अंग्रेजों की भू राजस्व नीति से संबंधित क्वेश्चन है। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति से संबंधित क्वेश्चन है। सोचिए, पढ़ा होगा आपने बचपन में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और एक होता है महालवाड़ी बंदोबस्त। चलो बताओ आंसर। यहाँ पर देखो, महालवाड़ी प्रणाली 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। ये बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रणाली के तहत जमींदारों में स्थायी रूप से राजस्व एकत्र किया जाता था। तो जमींदार राजस्व एकत्र नहीं करते थे। तो यहाँ पे 1822 में शुरू हुआ था, हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी, वो तो बिल्कुल करेक्ट। लेकिन इसकी जो वसूली है वो जमींदार नहीं करते थे। तो हमारा क्या हो जाएगा? वो गलत होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पहले भू राजस्व नीति को। किसको पढ़ेंगे? भू राजस्व नीति को। तो अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व नीति लाई थी। पहला है स्थायी बंदोबस्त। क्या है? स्थायी बंदोबस्त। इसको किसने लाया था? उसके बाद है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। उसके बाद है क्या? महालवाड़ी। सबसे पहले मैं बता दूं, रैयत मतलब होता है किसान। रैयत का वास्तविक अर्थ क्या होता है? किसान। महल का अर्थ होता है गांव। रैयत का अर्थ होता है किसान, महल का अर्थ होता है गांव। और स्थायी बंदोबस्त को लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसको लाया था? कॉर्नवालिस ने। कभी भी आप पूछूंगी तो बता पाओगे? स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसको लाया था थॉमस मुर्रो एवं कर्नल रीड ने। किसने लाया था? थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड ने। और इसको तो आप जान ही रहे हो किसने लाया है? हॉल्ट मैकेंजी ने।
ठीक है, देखो स्थायी बंदोबस्त में जो राजस्व की वसूली होती थी वो जमींदार करते थे। कौन करते थे? जमींदार करते थे। और यहाँ पर जो राजस्व की वसूली होती थी महलवाड़ी में, ठीक है, किसमें? रैवतवाड़ी में, इसमें स्वयं किसान करता था। ठीक है, किसानों से डायरेक्ट वसूलते थे अंग्रेज। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि इन्होंने जिम्मेदारी दी थी स्थायी बंदोबस्त में, किसको दी थी? जमींदारों को दी थी। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व वसूलने की जो जिम्मेदारी थी अंग्रेजों ने किसको दी थी? जमींदारों को दी थी। लेकिन जमींदार क्या करते थे? कुछ न कुछ यहाँ से अमाउंट को अपने पास रख लेते थे, मतलब घपला करते थे। समझ पा रहे हो? मतलब क्या करते थे? घपला करते थे। अब अंग्रेज भी क्या थे? चालाक थे जी। तो अंग्रेज क्या करते थे? इस तरह के घपले से बचने के लिए उन्होंने जब महलवाड़ी रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की, उस दौरान इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट किसानों से कर वसूल किया। डायरेक्ट किसान के पास जाते थे, उनसे कर को वसूलते थे। ठीक, उसके बाद जब हम महलवाड़ी में चलें तो महल का अर्थ होता है गांव। यहाँ क्या होता था कि गांव के मुखिया से वसूलते थे कर। ठीक है, गांव का मुखिया कलेक्ट करके अपने पास रखेगा और गांव के मुखिया से इन लोग क्या कर लेते थे? उस कर को कलेक्ट कर लेते थे। तो अंग्रेजों की क्या थी? भू राजस्व नीति। किस तरह से ये किसानों से टैक्स का कलेक्शन करेंगे, उसके लिए इन्होंने नीतियां लागू की थी। तो सबसे पहले इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाई थी 1820 में। उसके बाद महलवाड़ी बंदोबस्त लाई थी 1822 में। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, जो स्थायी बंदोबस्त होता है उसे सूर्यास्त का कानून भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता रहा होगा? इसमें ऐसी बातें थी कि अगर जमींदार, ठीक है, शाम को 6 बजे का टाइम दिया गया है, शाम को 6 बजे के बाद सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्यास्त मतलब सूर्य का अस्त होना। शाम को 6 बजे के बाद जब सूर्य अस्त हो जाती थी तो क्या करते थे कि जमींदारों को जिस दिन का एक डेट डिसाइड रहता था, इस दिए डेट में आपको राजस्व जमा करना है, मतलब करना है। अगर उसके एक दिन भी लेट हो जाता था तो क्या हो जाता था? उसकी जमींदारी जब्त कर ली जाती थी। हाँ, रुको ना, किसानों की जमींदारी है वो जब्त कर ली जाती थी। इसी को बोला जाता है क्या? सूर्यास्त का कानून। और उसके बाद दूसरे जमींदार को उसका कार्य दे दिया जाता था। तो ये कौन सा कानून कहलाता था? सूर्यास्त का कानून। इसमें जमींदार अपनी जमींदारी है वो खो बैठते थे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। चलो कोई नहीं, अब आराम से करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास फुल्ली टाइम है, तब आराम से पढ़ाती हूँ मैं। तो मैंने क्या कहा कि 3 प्रकार की हमारी भू राजस्व व्यवस्था थी। कितने प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी? 3 प्रकार की। तो पहली क्या है? हमारा स्थायी बंदोबस्त, दूसरा है हमारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा है हमारा महलवाड़ी बंदोबस्त। मैंने क्या कहा यहाँ पे कि स्थायी बंदोबस्त को हम सूर्यास्त का कानून के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर जमींदार जो डेट डिसाइड है उस दिन शाम को 6 बजे तक अगर जो टैक्स का कलेक्शन है वो अंग्रेजों को नहीं देंगे तो उसकी जो जमींदारी थी वो जब्त कर ली जाती थी और उसके बदले में किसी दूसरे जमींदार को क्या बनाया जाता था? जमींदार बनाया जाता था, जो राजस्व का कलेक्शन कर सके। ठीक, उसके बाद मैंने क्या कहा? रैयत मतलब होता है किसान। और इस व्यवस्था में जो अंग्रेज होते थे डायरेक्ट किसान से वसूलते थे। और महल का अर्थ होता है गांव। गांव का मुखिया टैक्स कलेक्शन करके या टैक्स कलेक्ट करके किसको देता था? अंग्रेजों को देता था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। दिया गया है आपके समक्ष ऑप्शन: अनाज बाजार की स्थापना, घोड़ों मवेशियों का बाजार, हुलिया और दाग की प्रथा की संचालन। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन से वन से संबंधित क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए और बताइए। चलो बताओ, चलो बताओ, सोचो, सोचने का टाइम दे रही हूँ। सोचो सोचो।
चलो सोचो, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। सोचो ना जी, क्या होगा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी अनाज बाजार की स्थापना। स्टेटमेंट फर्स्ट है, अनाज बाजार की स्थापना, घोड़ों, दासों, मवेशियों का बाजार, हुलिया और दाग की प्रथा का संचालन। चलो बताओ। 1296 से 1316 ईस्वी, ये किसका टाइम पीरियड है? अलाउद्दीन खिलजी। मैंने पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंशों ने शासन किया, इसके लिए मैं ट्रिक बताई हूँ। गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो, इसको कभी नहीं भूलना है भाई। हंसी जरूर आती है देख के, लेकिन इससे हम अपने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बताया था गुलाब से गुलाम, खी से खिलजी, तो से तुगलक, सूंघ से सैयद और लो से लोदी। देख पा रहे हो? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। मैंने क्या कहा? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो खिलजी वंश का ही एक शासक था जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट में दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की स्थापना की। बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जनता के लिए बाजार की अच्छी तरीके से व्यवस्था की थी, ताकि कोई भी अमीर व्यापारी है वो जनता का शोषण ना कर सके। सभी जनता को कम रेट में उचित दाम पर सारी सामग्रियां उपलब्ध हो सके। तो उन्होंने बाजार को इस तरह से व्यवस्थित किया था कि जनता को पूरी सामग्री है वो सही रेट में सही दाम पर मिल सके। अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो अलाउद्दीन खिलजी उनके मांस काट लेता था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बाजार व्यवस्था स्थापित की थी ताकि कोई भी व्यापारी है जनता के साथ या जनता के साथ घाटा ना कर सके। ठीक है, उसके लिए सहना ए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो बाजार व्यवस्था का क्या करता था? संचालन करता था। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है, स्थापित की थी उन्होंने। उसके बाद घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार, बिल्कुल उन्होंने स्थापित किया था। उसके बाद हुलिया और दाग प्रथा की संचालन, मतलब उन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट की थी। ठप्पा लगाना, दागना उनको कि वही उनका घोड़ा है। वैसे में उनका घोड़ा कहाँ चले जाएगा किसी को पता है क्या? नहीं है। और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा, मतलब सैनिक जो उनका सैनिक है वो कैसे दिखता है, उसके लिए हुलिया लिखने की प्रथा स्टार्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और उनके लिए एक ड्रेस कोड भी बनाया था, और साथ ही साथ उन्होंने वेतन नगद देना स्टार्ट किया सैनिकों को। पहले क्या होता था कि इल्तुतमिश के शासनकाल में जो वेतन होता था वो भूमि दिया जाता था। ठीक है, वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी, जिसको इक्ता प्रणाली बोला जाता था, और इक्ता प्रणाली स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन दिया। ठीक है, जितना उनका वेतन है, जैसे आज नगद वेतन दिया जाता है, उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो हमारा आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों सही हैं अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक और नाम था अली या गुरशाप। ठीक है, इनको एक और नाम से जाना जाता है अली या गुरशाप, अली या गुरशाप। इन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। इनकी उपाधि थी सिकंदर ए सानी। इसका अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर, आप जानते हो सिकंदर कौन था? मैसिडोनिया का शासक था, जो कि हमारे प्राचीन इतिहास के समय में, ठीक है, नंद वंश के शासन के समय में चंद्रगुप्त मौर्य से पहला एक वंश था जिसका नाम है नंद वंश।
तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो उससे पहले का एक वंश था जिसका नाम है नंद वंश, और नंद वंश के समय में आक्रमण किया था सिकंदर ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या था, बहादुर और शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो उसी सिकंदर से कंपेयर करके जो अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करना चाहता था, वो भी पूरे भारत पर और पूरे जहां पर राज करना चाहता था। इसलिए उन्होंने अपनी उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी, जिसका अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर। समझ पा रहे हो? और इसका एक और नाम था, वो नाम था अली या गुरशाप। और ये कौन से वंश का शासक था? खिलजी वंश का, और ये भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आता था। और इसने बहुत सारे स्थापत्य कला में भी योगदान दिया है, जैसे कि अलाई दरवाजा का निर्माण किया है इन्होंने, ठीक है, दिल्ली में। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि इसने क्या क्या निर्माण करवाया है, तो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर हुआ ये सारी चीज़ें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर हो गए होंगे तो बोर होने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास में। तो चलिए, किस दिल्ली सुल्तान के शासन काल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की नींव रखी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये किसके शासनकाल के समय में हुई थी? तो आंसर आएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी के शासनकाल के समय में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हमारे दक्षिण भारत में हुई थी। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिहर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में हिंदू धर्म पुनः अपनाया और विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी? तो हमारा आंसर आएगा विद्यारण्य। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, हरिहर एवं बुक्का को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया था और अपने शासन में उनको रखा था, उनके यहाँ ये काम करते थे। लेकिन बाद में ये गलती से वहाँ से भाग के आते हैं अपने दक्षिण भारत, और वो पुनः अपने गुरु विद्यारण्य के प्रेरणा से हिंदू धर्म की क्या करते हैं, पुनः धारण करते हैं, अपने धर्म को पुनः धारण करते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं 1336 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने की थी। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः धारण किया था अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? विद्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही क्रम में व्यवस्थित करें, विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश शासन किया है, इसको हम लोग को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा, ठीक है, संगम, दूसरा है सालू, तीसरा है तुलु, और चौथा है अराविडु। कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। जैसे कि मैंने बताया दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से वंशों ने शासन किया है, उसी तरह विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, कौन कौन से वंशों ने शासन किया है, तो आपको देखना है संगम, सालू, तुलु और अराविडु। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कर्नाटक की हम्पी है, आज के कर्नाटक की हम्पी है। ठीक है, और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हम्पी में एक रथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? रथ मंदिर। तो कमेंट करके बताना है कि रथ मंदिर को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भव्य है। और जो हम्पी का रथ है आपको कौन से रुपए के नोट में देखने को मिलते हैं? 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। 10 रुपये के नोट में नहीं है। तो पुरी का जो रथ है वो कौन से रुपए के नोट में देखने को मिलता है? तो अपने नोट को देख लेना भाई। और रानी की वाव, रानी की वाव ये गुजरात में स्थित है। रानी की वाव कौन से रुपए के नोट में देखने को मिलता है? अपने नोट को देखना, अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ाओ, कौन से रुपए के नोट में देखने को मिलता है, और उस नोट को आप रोज ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आजकल आप लोग एडवांस हो गए हैं, सीधा नोट नहीं निकालते, फ़ोन पे निकालते हैं। ठीक है, चलो रे दिखाओ, स्कैन करती हूँ। निकालते हो कि नहीं? ठीक है, तो देख लेना भाई, नॉलेज को बढ़ाना। 10 रुपये के नोट में कौन सा मंदिर है या कौन सा रथ है? ठीक है, हम्पी का जो रथ है वो कौन से रुपए के नोट में है? रानी की वाव है वो कौन से रुपए के नोट में है? एक दिन मैंने CGPSC के बच्चों को बताया था, सब नोट को मंगाई थी, दिखाई थी, देखो ये नोट को देखो, ये नोट को देखो। तो उनको भी पता नहीं था, अब उनको पता चल गया है। तो अपने नॉलेज को बढ़ाओ भाई,
थोड़ा सा देख लो, सर्च वगैरह कर लो, है ना। तो आप लोग बताएंगे रानी की वाव क्या है ना, किसने बनवाया था उसको। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी ये सारी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। इस सभ्यता की लिपि को विखंडित किया गया है और इसे बाएं से दाएं लिखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाई गई थी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा आंसर 2 ही सत्य है। हमारा आंसर 2 ही सत्य है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। और यहाँ पर आपको दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदारो नामक स्थान से हमें डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई है, और वो लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाई गई, मतलब भ्रष्ट मोम पद्धति, क्योंकि वो जो मूर्ति है वो कहीं ना कहीं एक धातु से बनी हुई है। ठीक है, धातु से बनी हुई है और इस पद्धति से ही बनाई गई है। अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, किसकी बात करूं? सिंधु घाटी सभ्यता की एक ऐसा रहस्यमय स्थल जो हमारे बहुत सारे भारत के क्षेत्रों में स्थित है, इसके स्थल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है इसका टाइम पीरियड। इसके अलग अलग टाइम पीरियड हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग टाइम पीरियड दिए हैं भाई, लेकिन हम लोग सर्वमान्य पद्धति मानते हैं कार्बन डेटिंग को। किसको मानते हैं? कार्बन डेटिंग को, क्योंकि कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता के फैलाव की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता मेन जगह की अगर हम बात करें तो इस तरह से विस्तृत है। उत्तर में है मांडा, दक्षिण में है दायमाबाद, पूर्व में है क्या? आलमगीरपुर, और दक्षिण में क्या है? सुत कांगेडोर। ठीक, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चिनाब। ये प्रवरा, गोदावरी की सहायक नदी। कहीं कहीं पे गोदावरी की सहायक नदी लिखा रहता है, लेकिन हम लिखेंगे पूरा नाम प्रवरा। इधर है कौन सा नदी? हिंडन नदी, और इधर है दास्क नदी। ये तो याद रहना चाहिए आप लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये कितने किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है सिंधु घाटी सभ्यता? 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। ठीक है, पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो साइज है, मतलब जैसे कि अब शेप है बोलेंगे तो त्रिभुजाकार रूप में व्यवस्थित है। त्रिभुजाकार रूप में व्यवस्थित है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी लिपि को पढ़ी गई है क्या? पढ़ी गई है, आपने सुना है? आज तक नहीं पढ़ा गया है। आप जानते हैं कि आज का हमारा दुनिया है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, मॉडर्नाइजेशन का युग है। आज आप जानते हैं अभी अंतरिक्ष में हमारे एक अंतरिक्ष यात्री गए हुए हैं जिनका नाम है सुधांशु शुक्ला। अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, पता है कि नहीं? और वो अभी अंतरिक्ष से वापस नहीं आए हैं, वो आज भी अंतरिक्ष स्टेशन में हैं। अंतरिक्ष स्टेशन जानते हो कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या है? हमारे लिए एक रहस्यमयी घटना है कि नहीं जी? अंतरिक्ष में वो कैसे निवास कर रहे होंगे, क्या खा रहे हैं, पी रहे होंगे, हम सोचते हैं यहाँ बैठे बैठे। तो आप देखेंगे तो पूरा हर चीज़ यूट्यूब में मिल जा रहा है। तो देखो भाई, ऐसी ऐसी चीज़ों को नॉलेज बढ़ाओ। उसी तरह अगर मैं बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता की, तो रहस्यमयी घटनाएं आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो साक्ष्यों पर आधारित है। हमारे जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे ये साक्ष्य मिला है, यहाँ पे ये साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। हम सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी रही होगी, सिंधु घाटी सभ्यता वैसी रही होगी, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने उन साक्ष्यों के आधार पर अपना अपना मत दिया है। अलग अलग इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड अलग अलग बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को भी अलग अलग बताया है, क्योंकि हम साक्ष्य के आधार पर यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं एक्चुअल में क्या हुआ था। हम टाइम मशीन में जाके तो पता नहीं लगा पा रहे, अगर जा पाते तो जरूर पता लगाते।
लेकिन एक्चुअल जो सोर्स है हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन हम उसे कैसे मानते हैं, साक्ष्यों के आधार पर मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी चीज़ें रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हवा में तीर मार रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारे पास साक्ष्य मौजूद है हमारे म्यूजियम में। क्योंकि जब क्या हुआ था, अंग्रेजों के समय में ही सिंधु घाटी सभ्यता का आज जो स्थल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र है, वहाँ पे रेलवे लाइन का कार्य किया जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर जब खुदाई की गई तब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्यों के बारे में पता चला। और सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसकी खुदाई या उत्खनन सबसे पहले किया गया था, वो कौन सा है, हड़प्पा है, जिसका उत्खनन कार्य 1921 में किया गया। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो रहा है चीज़ें? तो समझना, चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो आपका जो माइंड है, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते हुए चले जाएगा। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज है वो बढ़ते जाएगा। चूँकि कई लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है वो बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आप हिस्ट्री को ट्रिक के माध्यम से करेंगे, इंजॉयमेंट के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, और इंटरेस्ट बना कर रख के पढ़ेंगे, और अपने जो एम है, ठीक है, जो गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो उसको ध्यान में रख कर पढ़ेंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको आसान लगने लगेगी। जब भी पढ़ने बैठते हो या जब भी माइंड में ऐसा चलता है कि अरे यार मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, मेरे से तो होगा ही नहीं, तो अपने आप को, अपने मन में निगेटिव थिंकिंग कभी भी जनरेट नहीं करनी है। ठीक है, आप लोग को क्या जनरेट करना है, पॉजिटिव थिंक। क्योंकि आपके लिए स्वयं को खुद ही सोचना पड़ेगा। पड़ोसी आएगा क्या सोचने के लिए? नहीं आएगा ना। तो अपने लिए अच्छा सोचो, अपने लिए बड़ा सोचो, क्योंकि हमारे लिए हम ही बड़ा सोच सकते हैं, हमारा पड़ोसी या हमारा घर परिवार वाले नहीं सोच सकते। ठीक है, अपने आप को कैसे आगे ले जाना है ये आप स्वयं सोच सकते हो। क्योंकि अभी आपका एज है, अभी सही टाइम है तैयारी करने का। क्योंकि जब एज निकल जाएगा तब टेंशन बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, और एक बार जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी तो आपका जो पढ़ाई है वो थम जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, अपने एम को ध्यान रखो। सब चीज़ व्यर्थ है दुनिया में, सिर्फ आपका एम है, आपका जो अचीवमेंट है वही आपके साथ रहेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें निरर्थक है। इसलिए गौतम बुद्ध को फॉलो करो और अपना जो कर्तव्य है उस पर लग जाओ। ठीक है, सब मोह माया है। अहम ब्रह्मास्मि, सुने हो कि नहीं सुने हो? शंकराचार्य ने कहा है, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्या होता है, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, तो अपने आप को ब्रह्म मानो, भगवान की संतान मानो, आपके अंदर ही भगवान बैठा हुआ है। ठीक है, तो अपना जो एम है उस पर आपको कंसंट्रेशन करना है। समझ पा रहे हो? ऐसी ज्ञान की बातें रोज ही चलती रहेगी जब मेरे क्लास में बैठोगे तब। समझ पा रहे हो ना? और जितना भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ सबको ढूंढ कर लाना है। तो हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में तरह तरह के स्थल हैं। मोहनजोदारो है जिसकी खोज की है राखालदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो कई बार से पूछा गया है, लोथल है। लोथल है, सूरकोटदा है। ये कहाँ है लोथल? लोथल गुजरात में है। सूरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। सूतका कोह कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, सूत कांगेडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। हमें नेम सेम देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन लड़कियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौंदड़ो। चौंदड़ो भी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है ना। यहाँ से काजल, पाउडर, लिपस्टिक, कंघा के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी की महिलाएं भी आभूषण धारण करती थी क्योंकि वहाँ पे मोतियों की माला मिली है। मनके बनाने का कारखाना, मनका मतलब क्या होता है? आभूषण या मनका बनाने का कारखाना। वो कारखाना भी सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे मनके की माला या मोतियों की माला के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे ऐसे अवशेष मिले हैं जिसमें पुरुष भी आभूषण धारण किए हुए हैं। और ये भी पूछा जाता है यहाँ के सामाजिक जीवन में कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता की स्त्रियां आभूषण धारण करती थी? बिल्कुल धारण करती थी। या साज श्रृंगार या सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां इस्तेमाल करती थी? तो बिल्कुल इस्तेमाल करती थी। वही तो है ना आपके सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां, काजल, पाउडर, लिपस्टिक, कंघा। वो क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थल हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से साक्ष्यों से अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं। किससे? साक्ष्यों से। जैसे कि हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदारो से। अन्नागार
हड़प्पा से भी प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदारो से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो साक्ष्य हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये पूछेगा कि उर्वरता की देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मुहरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जगहों से आपको मुहर प्राप्त होता है। मुहर मतलब सील, जैसे आज हमारे पास हमारे संस्थान का सील होगा, स्टाम्प, उसी तरह उनकी एक सील होती थी। क्योंकि उस दौरान व्यापार कैसे आधारित होती थी, पैसे के माध्यम से नहीं होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होती थी। मतलब आप उनसे कुछ वस्तुओं को लो और हमारे वस्तुओं को दो, इसको बोला जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। इस तरह का व्यापारिक माध्यम था जिसकी वजह से व्यापारिक कार्यों का संचालन किया जाता था। समझ पा रहे हो? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव को के लेखक हैं। को नहीं है, वैष्णव जन को। कौन है? वैष्णव जन को इनके प्रिय भजन है। तो इसका आंसर आएगा नरसिंह मेहता। ध्यान में रखिएगा, हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, तो उनके प्रिय भजन को किसने लिखा है ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो किसने लिखा है? नरसिंह मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी? तो किसने स्थापना की थी? नक्शबंदी सिलसिला, ये जो क्वेश्चन है सूफी संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म में बहुत सारी जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उसको दूर करने के लिए शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। उसी तरह जो सूफी संत थे उन्होंने भी मुस्लिम संप्रदाय की बुराइयों को दूर करने के लिए किसकी स्थापना किए थे? सूफी आंदोलन। ठीक है, तो उनमें से अलग अलग संप्रदाय थे, उसमें भी चिश्ती संप्रदाय था, सुहरावर्दी संप्रदाय था, नक्शबंदी संप्रदाय था, फिरदौसी संप्रदाय था, कादरी संप्रदाय था। तो उसी क्वेश्चन को पूछ रहा है यहाँ पे कि नक्शबंदी संप्रदाय के जो जनक कौन थे, ठीक है, उसको पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शेख शिहाबुद्दीन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता चिश्ती संप्रदाय के जनक कौन है? कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने जो अभी क्वेश्चन लिया है ये सूफी सिलसिले से संबंधित क्वेश्चन है, सूफी सिलसिले से संबंधित क्वेश्चन है। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था खानकाह। क्या बताया था? खानकाह। ये क्या होता है? ये क्या होता है? मठ होता है। इसमें क्या होता है? सूफी संतों का निवास स्थान। क्या होता है? सूफी संतों का निवास स्थान। मैंने बताया था पीर, पीर को बोला जाता है सूफी संत। पीर को क्या बोला जाता है? सूफी संत। और मुरीद को शिष्य बोला जाता था। मुरीद को बोला जाता था शिष्य। मैंने कहा था मलफुजात। मलफुजात, मलफुजात का अर्थ होता है सूफी साहित्य। क्या होता है? सूफी साहित्य। तो आपको ध्यान रखना है खानकाह। खानकाह मतलब होता है मठ। क्या होता है? मठ या सूफी संतों का निवास स्थान। और सूफी जो शब्द है वो अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से निकल कर आई है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा सूफी शब्द है वो अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से निकल कर आई है, जिसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कि ऐसे संत जो ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, और दूसरा अर्थ होता है पवित्रता या शुद्धता। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि जो मुस्लिम धर्म को मानते थे उनमें भी बहुत ज़्यादा बुराइयां आ गई थी, पाखंड आ गई थी। उसको दूर करने के लिए जो मुस्लिम धर्म के बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने कौन सा सिलसिला लेकर आया? सूफी सिलसिला लेकर आया। तो इसी सूफी सिलसिले के चलते एक संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय, उसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? शेख शिहाबुद्दीन। क्लियर रहेगा? कौन है? शेख शिहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो नए बच्चे हैं उनके दिमाग से ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पढ़े नहीं हो अभी। अब धीरे धीरे पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे तो क्लियर होंगी, है ना। क्योंकि डायरेक्ट आप लोग MCQ में बैठे हैं इसलिए उतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा तो चीज़ें भी और क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है बासरा से क्या तात्पर्य है। देखो सूफी कानून में, ठीक है, यह सूफी संप्रदाय जो था इसमें 2 तरह के एक सिद्धांत प्रचलित थे। 2 तरह के सिद्धांत प्रचलित थे, एक है बासरा और दूसरा है बेशरा। तो बासरा का अर्थ है जो इस्लामिक नियमों को मानते थे,
और बेसरा मतलब होता है जो इस्लामिक नियमों को नहीं मानते थे। जैसे कि इस्लाम में लिखा गया है कि आपको क्या करना है, रोज़ा रखना है। रोज़ा मतलब होता है उपवास। आपको क्या करना है, नमाज पढ़ना है। तो ये क्या है, इस्लामिक नियम है जी, इसको मानना अनिवार्य होता है। तो ये जो बासरा वाले होते हैं क्या करते थे, इस्लामिक कानूनों का पालन करते थे। तो हमारा आंसर आएगा इस्लामिक कानूनों का पालन। लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन में गलत दे दिया है, तो इसको नहीं लेंगे आप लोग आंसर। हमारा आंसर होगा जो इस्लामिक कानूनों का पालन करते थे। अगर यहाँ पे बासरा के जगह बेसरा लिखा रहता तो क्या होता कि ऐसे लोग जो इस्लामिक कानूनों का पालन नहीं करते, तब हमारा आंसर वो क्या होता, नहीं करने वाला। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है बासरा, और बासरा का तात्पर्य होता है कि ऐसा जो इस्लामिक कानूनों को मानते हैं, ऐसे लोग जो इस्लामिक कानूनों को मानते हैं। तो इस्लामिक कानूनों का पालन करने वाला क्या कहलाता है, बासरा कहलाता है। तो सूफी संप्रदाय को दो भागों में बांटा गया था, बासरा और बेसरा। ठीक है, मतलब बासरा मतलब ऐसे लोग जो इस्लामिक कानून या इस्लामिक नियमों का पालन करते हैं। बेसरा वाले जो थे वो इस्लामिक नियमों का पालन नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक काल में खालिस्तान को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। ऑप्शन ए है भूमि, सोना, मवेशी, चांदी। बिल्कुल गलत आंसर। मवेशी को जी गाय को अपनी संपत्ति मानते थे। प्रारंभिक वैदिक काल मतलब आपको ध्यान में रखना है ऋग वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को आपने पढ़ा होगा। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, दो भागों में। वैदिक सभ्यता, एक होता है हमारा ऋग वैदिक काल। क्या होता है जी, ऋग वैदिक काल। और एक होता है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, समझ पा रहे हो। और इसकी जो जानकारी होती है हमें ऋग्वेद से मिलती है। कौन से वेद से मिलती है, ऋग्वेद। और इसकी जानकारी हमको मिलती है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। आप जानते हैं कि हमारे कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। तो ऋग्वेद में अगर मैं बात करूं तो ये काल है ना, इसको हम प्रारंभिक वैदिक काल भी बोल सकते हैं। ऋग वैदिक काल को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल। मतलब ये उत्तर वैदिक काल की पहले की घटना है। इसको हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता को ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड है कब से लेकर कब तक है, याद है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और इसका है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान इन लोग जो गाय थी, गाय को अपनी संपत्ति मानते थे। ठीक है, तो गाय को अपनी संपत्ति मान रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मवेशी आएगा कि नहीं। ठीक है, गाय को भगवान की तरह मानते थे और गाय के लिए एक शब्द यूज करते थे, अघन्या। अघन्या, अघन्या लिखा रहता है, कहीं कहीं पे अधन्या भी लिखा रहता है। ठीक है, अधन्या या अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य पशु। ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में गाय को रखा गया था। ठीक है, गाय को अपनी संपत्ति मानते थे, उनकी पूजा करते थे। कौन, वैदिक आर्य। ठीक है, और अगर मैं आर्य की बात करूं, वैदिक सभ्यता में हम आर्यों के जनजीवन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, आर्यों के जनजीवन के बारे में पढ़ते हैं। और आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अगर अर्थ की हम बात करें तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अब ये पूछा गया है कई बार से कि आर्य कहाँ से आए थे। आर्य भी मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और सबसे पहले हमारे पंजाब, अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में बसे थे। ठीक है, फिर जब धीरे धीरे इनका विकास होगा तो फिर ये कहाँ तक आएंगे, गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र तक आएंगे। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र तक ये पहुँच जाएंगे, गंगा यमुना दोआब तक इनका निवास स्थान होगा। ये कब होगा, उत्तर वैदिक काल में। शुरुआती चरण में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में इनका निवास स्थान होगा। धीरे धीरे में क्या होगा, विकास होगा। तब ये कहाँ पर आएंगे, गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्रों में आएंगे। समझ पा रहे हो। तो आर्य जो थे मध्य एशिया से ही आए थे। ठीक है, अब मध्य एशिया से आए हैं करके अलग अलग इतिहासकार इनके बारे में अलग अलग कहते हैं। तो किसने कहा था कि मध्य एशिया से आर्य आए थे,
मैक्स मूलर। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, कहाँ से आर्य आए थे? और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने कहा था कि अलग अलग क्षेत्र से आए थे, लेकिन हम लोग सर्व प्रचलित जो मत लेते हैं किसको लेते हैं? मध्य एशिया को लेते हैं। मैक्स मूलर के कथनों को लेते हैं, मैक्स मूलर द्वारा जो कथन कहे गए थे, जो मत दिया गया था उसको लेते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मवेशी। जो वैदिक आर्य थे, पूर्व वैदिक आर्य थे, इनकी जो मतलब मवेशी थे उनको ही क्या मानते थे? अपनी संपत्ति मानते थे। और गाय को अघन्या कहा है इन्होंने। अलग अलग शब्द हैं जिनको मैं धीरे धीरे आप लोग बताती जाऊंगी। हल को क्या कहा जाता है? इस दौरान लांगल कहा जाता है। ठीक है, जो कृषि योग्य भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, और जो मोची होता है उसको क्या कहा जाता है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। गेहूं को गोधूम कहा जाता है। अगर मैं इनकी भाषा की बात करूं तो इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको अनार्य बोलते थे इन लोग, ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। ठीक है, तो इसी दौरान आपको वेद भी पढ़ने को मिलेगा, वेद भी देखने को मिलेगा, जिनकी चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे। 4 प्रकार के वेद होते हैं हमारे। कौन कौन से? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप लोग थक गए होंगे पढ़ के, है ना? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की सारी बातें करेंगे, और जो भी डाउट होगा आप लोग आके मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही आप लोग हर सैटरडे को आ जाएंगे भाई, थोड़ा सा पढ़ लिख के आएंगे ताकि आप यहाँ पर आके आंसर बता सकें और आपके अंदर क्या बढ़ सके? कॉन्फिडेंस बढ़ सके। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और सभी बच्चे मैंने आज जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, देंगे कि नहीं? ठीक है, याद है होमवर्क क्या क्या मैंने दिया है? ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। सभी को थैंक यू।